चलेगा। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज इस सीरीज का पहला लेक्चर है। आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं एनवायरनमेंट की। जो एनवायरनमेंट है स्टेट पीएससी की हम बात करें तो जितनी भी एग्जामिनेशन है, चाहे हम प्री की ही क्यों ना बात करें, और साथ में मीन्स के भी ढेर सारे कंसेप्ट को कवर करते हुए हम यहाँ पर आज डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सीरीज आपकी चलने वाली है, लगभग 22 घंटे का जो कंटेंट है आपको इस सीरीज के माध्यम से यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज उसका पहला लेक्चर है, आप इसको देख भी सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो चलेगा, करते हैं इसकी शुरुआत। उत्पत्ति दो जगह से हो सकती है। हमने बोला या तो उत्पत्ति हो सकती है प्राकृतिक ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल ओरिजिन, और सेकंड क्या कहलाएगा, मैन मेड, मतलब मनुष्य के द्वारा जो काम यहाँ पर किए जा रहे हैं उसके द्वारा जो उत्पत्ति यहाँ पर हो रही है ना। तो इसको एक नाम और दिया, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो एक बार प्री में क्वेश्चन किया था कि एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट आर, ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा क्या, मैन मेड। बात समझ में आ रही है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड। आपने पढ़ा भी होगा क्या, एंथ्रोपोलॉजी यदि आपने पढ़ा हो, स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, उसकी ओरिजिन का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो एक शब्द इसलिए मैंने स्टार लगाया है, क्वेश्चन पूछा था हिंदी में, उसको बोला था कि एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक कहलाते हैं। 4-5 ऑप्शन दिए थे, तो एक ऑप्शन उसमें क्या था, मैनमेड या मानवीकृत या मानव जनित या मानव के द्वारा उत्पन्न। अरे बात समझ में। तो इसे बोला जाता है, एक नाम और दिया, एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता, उत्पत्ति के आधार पर। अवस्था के आधार पर तो कल हमने देख ही लिए थे। हमने बोला था अवस्था के आधार पर हमने 3 कैटेगरी में इसको बांटा है। पहली कैटेगरी थी कौन सी, ठोस। दूसरी कैटेगरी थी लिक्विड, और तीसरी कैटेगरी थी गैस। अब प्रदूषक आपका कैसा निकल रहा है एनवायरनमेंट में। अब आपने बोला इसे हवा में धूल के कण, तो आपने बोला सर ये ठोस प्रदूषक है। आपने बोला धुएं में कार्बन के पार्टिकल्स, फिर आपने बोला ये ठोस प्रदूषक है। आपने बोला कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, किसी भी कीटनाशक का उपयोग यहां पर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो लिक्विड पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आएगा, डीडीटी से में जाएगा, बीएचसी से में जाएगा। सर गैसियस पॉल्यूटेंट, हाँ गैसेस में हमने धुआं निकल रहा है, जो फॉग यहां से निकल रहा है या स्मॉग निकल रहा है, वो सब का सब गैसियस पॉल्यूटेंट में आ जाएगा। तो किस स्टेट पर है, किस अवस्था है, उसको पहला था बायोडिग्रेडेबल। तो बात करते हैं निस्तारण के आधार पर। निस्तारण का मतलब यहां पे क्या है कि भाई हम उसको किस तरीके से, मतलब नेचर में अपघटित हो रहा है, डिग्रेडेड हो रहा है कि नहीं, और ये दूसरा कि नेचर में पड़ा ही रहेगा। तो निस्तारण के आधार पर हमने प्रदूषक को 2 कैटेगरी में हमने यहां पर बांटा था। बात समझ आ रही है। तो 2 कैटेगरी हमने पहली बताई, कौन सी, पहला हमने बोला क्या, बायोडिग्रेडेबल। हमने इसको बोला जैव अपघटनीय। जैव अपघटनीय का मतलब यहां पर है कि ये नेचर में डिकम्पोज हो जाएगा, ये नेचर में अपघटित हो जाएगा, ये नेचर में टूट जाएगा। इसको लोगों ने नाम क्या दे दिया, जैव अपघटनीय। जैव अपघटन हो जाएगा किसकी सहायता से, जो माइक्रोब्स जमीन में पाए जा रहे हैं, सूक्ष्म जीवी जमीन में पाए जा रहे हैं। कल भी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैंने बोला था घरों से निकले सब्जियों के छिलके, पुरानी सड़ी गली हुई सब्जियां, इनको आप नेचर में आप फेंक दो, कुछ समय के बाद अपने आप ही क्या हो जाती हैं, अपघटित यहां पर हो जाती हैं। दूसरी अपन बात करते हैं, दूसरी कैटेगरी हमने यहां पर जो डिवाइड यहां पर की है, इसको हमने बोला क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव अनपघटनीय। जैव अनपघटनीय, जैव अनपघटनीय का मतलब क्या कि ऐसे पॉल्यूटेंट जो प्रकृति में या नेचर में खुद से अपघटित नहीं होते। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था इसका, प्लास्टिक का एग्जाम्पल दिया था हमने, ग्लास का एग्जाम्पल दिया था, कांच का एग्जाम्पल दिया था। इस जैव अनपघटनीय में प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैव अनपघटनीय में डीडीटी को आप शामिल कर सकते हो, एक इंसेक्टिसाइड है, डीडीटी कर सकते हो, बीएचसी भी कर सकते हो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि नेचर में डिग्रेडेड नहीं होता, ब्रेकडाउन इसका नहीं होता, ये नेचर में सस्टेन बना रहता है, ये स्थायी अवस्था में बना रहता है। तो यहां पे आप उसके लिख सकते हो एग्जाम्पल। फिर हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्वरूप के आधार पर। ये 2 कैटेगरी के फिर होते हैं। पहले कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो हमने यहां पर बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, स्वरूप के आधार पर। तो स्वरूप का मतलब यहां पर क्या है, अब स्वरूप का मतलब है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, पहले 2 कैटेगरी प्राइमरी और सेकेंडरी। मान लो कोई सोर्स है, कोई स्रोत है, जहां से क्या निकल रहा है, प्रदूषक निकल रहा है। स्रोत से प्रदूषक निकला और निकलने के बाद ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, इसे बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। सर सेकेंडरी क्या कहलाएगा,
कोई सोर्स है, सोर्स से कोई पोल्यूटेंट बाहर निकला, अभी पोल्यूटेंट ने किसी दूसरे पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन की या किसी दूसरे गैर पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन की और एक नया पोल्यूटेंट यहां पे तैयार कर लिया, इसे हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है। मतलब जैसे ये निकलते हैं नेचर में, वैसे नेचर को नुकसान तो पहुंचाएंगे, मगर दूसरे किसी पोल्यूटेंट से या गैर पोल्यूटेंट से, नॉन पोल्यूटेंट से रिएक्शन करके एक नया पोल्यूटेंट क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसे कहा जाता है क्या, सेकेंडरी प्रदूषक कहा जाता है। अब ये तो इतने आईएमपी हैं, मैं कितने बताऊं, यहां से तो कई बार 50 बार आपके प्री में एग्जाम्पल पूछा गया है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पोल्यूटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ढेर सारे क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए इन प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक के ऊपर। बात समझ में आ रही है? सो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक के बारे में अंतर, बेसिक अंतर आपका यही है। एग्जाम्पल आप देख लो, मैं आपको बताता हूं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्या, डीडीटी लिख सकते हैं आप, इसके अलावा लिख सकते हैं प्लास्टिक, सल्फर डाइऑक्साइड आप लिख सकते हैं। प्राथमिक मतलब जैसे ही निकलेंगे प्रकृति को या नेचर को क्या करेंगे, ये नुकसान पहुंचाएंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट देखो, टेबल एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ध्यान देना ये डाइऑक्साइड है, ये ट्राइऑक्साइड है। बहुत फेमस एग्जाम्पल पान, सर ये क्या कहलाता, पान, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और देखो एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सर ये कैसे हो गया पोल्यूटेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इन्वायरमेंट में कौन सी गैस थी, सल्फर डाइऑक्साइड। इन्वायरमेंट में कौन सी गैस थी, सल्फर डाइऑक्साइड। ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्शन की, पानी के साथ क्या की इसने यहां पर रिएक्शन यहां पर की। अब रिएक्शन करके क्या बना दिया, रिएक्शन करके बना दिया क्या, H2SO4 यहां पर बना दिया। और देख लो अमोनिया, तो ये कहलाते हैं किस कैटेगरी के, ये कहलाते हैं, एग्जाम्पल बहुत बहुत काम के हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है क्या, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये है क्या, ये है आपके द्वितीय के प्रदूषक, आपको यहां पर देखने को मिलेगा। प्राथमिक और एग्जाम्पल चाहे तो आप लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लो। तो प्राथमिक और द्वितीयक में बेसिक अंतर ये था, जैसे ही ये बाहर निकलेंगे और तुरंत क्या करेंगे, ये नुकसान पहुंचाएंगे। जबकि ये क्या होंगे, सेकेंडरी, ये किसी दूसरे प्रदूषक से रिएक्शन कर जाएंगे या गैर प्रदूषक से भी तो रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ने नमी के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया। तो पानी या नमी प्रदूषक थोड़ी था, तो इसलिए मैंने क्या बोला, या तो किसी प्रदूषक के साथ अभिक्रिया कर लें या कर लें क्या, किसी गैर प्रदूषक के साथ क्या कर लें, अभिक्रिया कर लें। तो इसे बोला जाता है क्या, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है, या द्वितीयक प्रदूषक इसे ही बोला जाता है। तो ये था पहले प्रदूषकों का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत ही क्या है यहाँ पर बेसिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मगर एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात, क्योंकि अब एक एक पोल्यूटेंट के ऊपर हम देखेंगे आगे चल के। है ना, अब एक एक पोल्यूटेंट को हम यहाँ पर देखते हुए आगे यहां से बढ़ेंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखना। कई बार आपके प्री में पूछे गए हैं, इनको बिल्कुल आपको याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, यदि याद होगा तो ही बनेगा। मेंस में लिखने को आ जाएगा आपका क्या, कि प्रदूषक क्या होते हैं, उनके प्रकारों को समझाइए। तो उसकी मैं आपको बनी बनाई एक बढ़िया सीट दूंगा, हाथ से मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। तो बनी बनाई मैं आपको सीट यहाँ पर दूंगा, तो वो सीट को आप पढ़ लीजिएगा, है ना, उस सीट को आप पढ़ लेना। और ये बनाना ऐसे ही मेंस में, जब कभी भी आप मेंस में आप लिखें तो ऐसे आप बना के लिखेंगे। पहले पोल्यूटेंट की परिभाषा, आप डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिख दी। ओजोन भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। हाँ, एक आदर्श ने मुझे एक और बता दिया, ओजोन, हाँ जी लिख देता हूं मैं, ओजोन, और ओजोन O3, ओजोन भी क्या होता है, द्वितीयक प्रदूषक की कैटेगरी में आता है। सर हमने तो सुना है क्या कि द्वितीयक, ये ओजोन तो बहुत अच्छी होती है, मगर आप तो उसको आप प्रदूषक में आप पढ़ा रहे हैं। ओजोन अच्छी होती है, मगर कहां पर अच्छी होती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में अच्छी होती है।
समताप मंडल में अच्छी होती है, जो ओजोन को क्या कर लेता है, यहां पर रोक लेता है। ओजोन को क्या, ये क्या करता है, यूवी को रोक लेता है। सर मान लो ये निचले वायुमंडल में ओजोन की मात्रा बढ़ जाए तो आपको पता होना चाहिए ओजोन क्या होता है। ओजोन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, मतलब रंग को उड़ा देना, है ना, रंग को उड़ा देना, बात समझ में आ रही है, रंग को उड़ा देने का काम यहां पर करता है ना। हाँ जी, देखो ना, ये PAN पान है ये, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये नीचे क्या करेगा, द्वितीयक प्रदूषक की कैटेगरी में यहां पर रहेगा। ओजोन भी क्या है, अब ओजोन भी एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक की कैटेगरी में आता है। जब नेसेंट ऑक्सीजन जब होती ना, नवजात ऑक्सीजन यहां से रिएक्शन यहां पर करती है, तब बनता है क्या यहां पर, ओजोन। बाकी फ्लाई एश कोई पूछ रहा था, वो ठोस पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आएगा, कुछ द्रव में आएंगे, कुछ गैस यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। है ना, चले, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके। चलो हम आगे बात करेंगे, एक एक पोल्यूशन की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, हम बात करेंगे, है ना, उसके बाद आगे की तरफ चलते चलेंगे। अब ये तो बचपन से आप चीजें पढ़ते आ रहे हैं पोल्यूशन के बारे में, हम थोड़ा साइंटिफिक चर्चा यहाँ पर करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, थोड़ी सी साइंटिफिक चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण क्या कहलाता है। तो एयर का जो कंपोनेंट है, वायु का क्या है, जो संगठन जो है, उसमें क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना, इसे ही तो आप क्या बोलोगे, इसे ही कहा जाएगा क्या, एयर पोल्यूशन कहा जाएगा, या इसे ही आप यहां पर बोलेंगे क्या, यही कहलाता है वायु प्रदूषण यहां पर कहलाता है। अब हवा में कौन कौन सी गैस मौजूद है, मुख्यतः गैसों के मैं नाम लिखता हूं, पूरी गैसों के मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन पढ़ा होगा आपने, नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा 78%। आपने मेरे ख्याल से आर्गन पढ़ा है, कि आर्गन का तो परसेंटेज भी पूछा गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड यदि आपने पढ़ा हो, इन सभी की क्या है, परसेंटेज यहां पर पूछे जाते हैं। कहां पर, जब हम प्री पढ़ते हैं तो प्री में पूछ लिया गया कई बार आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ये दो ऊपर वाले परसेंटेज तो लगभग 80-90% लोगों क्या होते हैं, ये याद होते हैं। तो यहां पर अब हम बात करते हैं भाई, वायु प्रदूषण की हमने बात की, तो हमने बोला जो हवा का जो संगठन जो होता है, हवा के संगठन में क्या हो जाए, यहां पर बदलाव यहां पर हो जाए। अब हवा के संगठन में बदलाव यहां पर कैसा होगा, तो हमने बोला बदलाव कैसे हो सकता है, अब ये होगा, दो तरीके से बदलाव हो सकता है। तो अब जब कभी भी हम प्रदूषकों की बात करेंगे, वायु प्रदूषण की बात करेंगे, जल प्रदूषण की बात करेंगे, मृदा प्रदूषण की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रीजन देखेंगे, हम देखेंगे कारण, किससे हो रहा है। पहली बात हम देखेंगे, कारण से ज्यादा अपना फोकस होगा किसके ऊपर, निदान के ऊपर, रेमेडी के ऊपर, उपचार के ऊपर, कि भाई वायु प्रदूषण हो रहा है तो आप क्या काम यहां पर कर रहे हो। तो जब कभी भी कोई भी प्रदूषण की बात होगी, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये क्यों हो रहा है, अब कैसे हम ठीक यहां पर करें। इन दो बिंदुओं पर चर्चा होगी, दूसरा वाला बिंदु बहुत काम का रहता है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब कारण तो सभी को पता है, क्योंकि हम आसपास कारणों से तो घिरे हुए हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब वायु प्रदूषण का कारण बताओ, एक निबंध लिख दो वायु प्रदूषण के ऊपर, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो लिख ना पाए, सभी लोग लिख देंगे भाई इसके ऊपर ऐसे तो। अब मैं बोलूंगा निदान बताओ, तो निदान तो परंपरागत निदान जो ट्रेडिशनल रूप से चले आ रहे हैं वो तो सभी लोग बता देंगे, कुछ हमने साइंटिफिक निदान भी यहां पर सोचे हैं, उनके बारे में भी हमें यहां पर लिखना रहेगा। तो जब कभी भी कोई भी प्रदूषण पढ़ेंगे तो उस समय कारण और निदान दोनों हम यहां पर उसके देखेंगे। तो बात करते हैं किसकी, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की हम बात करते हैं, तो इसके भी दो रीजन होंगे। पहला हो सकता है नेचुरल, दूसरा हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक,
हमने बोला कि वायु प्रदूषण, तो हमने कारण में बोला या तो हो सकता है भाई साहब कारण कौन सा, प्राकृतिक कारण यहां पर हो सकता है। अब सर प्राकृतिक कारण क्या होगा, अब आप सभी को पता है प्राकृतिक कारण में या तो हो सकता है वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, अर्थक्वेक भी तो हो सकता है, भूकंप भी तो हो सकता है। सर भूकंप में वायु प्रदूषित हो जाती है क्या? हाँ जी, आपने पढ़ा होगा। इनर्ट गैस में 18th ग्रुप गैस में एक गैस होती है, इसको बोलते हैं रेडॉन, यदि आपने नाम सुना हो, तो बहुत कम अमाउंट में नेचर में रहती है। तो जब कभी भी कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आने वाली होती है, प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो उसकी मात्रा तेजी से क्या होती है, इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है। तो यही होता है क्या, प्राकृतिक घटनाएं, या तो हो जाए क्या वॉल्केनो इरप्शन हो जाए, या हो जाए भूकंप यहां पर आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट से अपन बात कर, ढेर सारी गैसेस कहां पे जाती हैं, वायुमंडल में आ जाती हैं। एंथ्रोपोजेनिक तो भरा पड़ा है, मानव जनित, तो मानव जनित में तो इतने क्रियाकलाप हैं, कितने बताएं, एक एक करके बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले अब आपकी बात कर लेंगे अपन, ऑटोमोबाइल की बात कर लेंगे, जो आपके वाहन हैं। फिर हम बात कर लेंगे क्या, माइनिंग की हम बात कर लेंगे, हम खदान में क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। सर खदान में खुदाई करने से हवा कैसे प्रदूषित होगी? भाई साहब हम डायनामाइट लगा के विस्फोट कर रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो नैनो पार्टिकल होते हैं, वो सस्पेंडेड रूप में कहां पे जाते हैं, हवा में यहां पर क्या हो जाते हैं, मौजूद यहां पर रहते हैं। और हम क्या काम कर रहे हैं, हमने बोला सर हमने फैक्ट्री लगाई है, हमने ढेर सारे उद्योग धंधे स्थापित किए हैं। हम जो एक उद्योग होता है उसको बोलते हैं खानसारी उद्योग। जो शुगर मिल होती ना, शुगर मिल या जैगरी मिल, ये दोनों सी में आती हैं। भाई शुगर मिल में सर हम क्या काम कर रहे हैं, भाई हम यहाँ पर जला तो रहे हैं, जो बेगस जो होता है, मतलब गन्ने का जो निकला हुआ भाग जो होता है, इसको जला के हम चीनी बना रहे हैं या गुड़ बना रहे हैं, तो यहां से भी क्या होता है, ढेर सारा प्रदूषण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे ढेर सारे सोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सर एंथ्रोपोजेनिक में और भी मिलेंगे, इसको भी फिर हम दो कैटेगरी में बांट देते, एक बांट देते इंडोर और एक बांट देते हम आउटडोर। सर इंडोर आउटडोर, इंडोर का मतलब घर के अंदर। सर घर के अंदर भी प्रदूषक होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, घर के अंदर भी वायु प्रदूषक होते हैं। सर कैसे होते हैं? जैसे आपने अगरबत्ती को जलाया, आपने धूप बत्ती को जलाया, भाई साहब कार्बन पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड है हवा में, कार्बन पार्टिकल हैं, क्या है ये, हवा में रुके हुए हैं, ये इंडोर पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। अभी दीपावली का समय आने वाला है, लोग घरों में पुताई वगैरह कराते हैं, तो पुताई करने के बाद लोग अंदर घर में घुस नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें मिले हुए थे, आंखों से आंसू यहां पर आ जाएंगे। ये इंडोर पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। आपने कोई सैनिटाइजर यूज किया, कोई नेल पेंट यूज किया, उसकी फ्रेग्रेंस आप देखिएगा, हाँ जंगल की आग भी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। नेल पेंट आपने यूज किया, उसकी जो फ्रेग्रेंस आप देखिएगा, ये भी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। जो वार्निश वगैरह आप यूज कर रहे हैं, ये भी आते हैं। आप कॉकरोच को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए जितने भी कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं घर के अंदर, जैसे आप हिट का उपयोग कर ही रहे हैं सभी लोग लगभग, देखा तो होगा ही। मच्छर को भगाने के लिए मॉस्किटो कॉइल का यूज यहां पर कर ही रहे हैं। मच्छर को भगाने के लिए जो मॉस्किटो कॉइल का यूज आप कर रहे हैं, एलिथ्रिन इसमें होता है, जो नुकसान तो करता है मगर कम नुकसान करता है, तो अपने को पता नहीं चलता। बात समझ में आ रही है? तो एंथ्रोपोजेनिक ये होगा इंडोर। अब आजकल शहरों में तो घरों में खाना ऐसा नहीं बनाते अंदर लकड़ी से, है ना, लकड़ी से खाना तो नहीं बनाते। अब गांव में जब लकड़ी से खाना बनाते हैं तो वो बाहर ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि अंदर तो धुआं क्या हो जाता है, भर जाएगा। आउटडोर की हम बात करते हैं, आउटडोर तो आपके ढेर सारे हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड का यूज कर लो आप, चाहे जो भी कुछ आप बोलो। अब वो एक बोला था जंगल की आग, ये दो तरीके से भी हो सकती है, ये प्राकृतिक भी हो सकती है, ये मैन मेड भी हो सकती है, मतलब मनुष्य के द्वारा लगाई गई भी हो सकती है। अब कोई व्यक्ति जा रहा था भाई साहब जंगल से या किसी किनारे से, बीड़ी पीते हुए जा रहा था, उसने बीड़ी फेंक दी, तो ये मैन मेड हो जाएगी जंगल की आग। दूसरी आपने बोला क्या, ये सर प्राकृतिक भी तो हो सकती है, हाँ, गर्मी के समय जो अचानक से आग लग जाए, या बांस के रगड़ खाने से, घर्षण खाने से आग यहां पर लग जाए, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की ये प्राकृतिक आग यहां पर हो जाती है। आप बिल्कुल बता सकते हो, रॉकेट वगैरह सब बता सकते हो आप। फिर तो यदि मैं मैंने मेड का बताऊंगा तो आप त्योहारों को भी बता सकते हो, उसमें उसमें क्या है, अभिषेक मिश्रा, न्यूक्लियर अटैक के साथ त्योहार भी तो आप बता सकते हो। आप बोलोगे फिर धार्मिक सभाएं भी बोल दोगे, फिर तो उसमें राजनीतिक सभाएं, कोई भी पार्टी जीती बम पटाखे फूटे, प्रदूषण तो हो रहा है कहीं ना कहीं, ध्वनि भी हो रहा है और आपका वायु भी हो रहा है, फिर आप त्योहार भी इसमें जोड़ सकते हो, फिर तो ढेर सारी बातें हैं, जो आप चाहें सब इसमें बता सकते हैं, ढेर सारी बातें बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एंथ्रोपोजेनिक को फिर हम दो कैटेगरी में यहां पर डिवाइड कर देते हैं।
एक घर के अंदर वाले प्रदूषक और दूसरे कहलाते हैं कहाँ पर, घर के बाहर वाले प्रदूषक। हाँ बिल्कुल आप बता सकते हो। कूलिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, चाहे एसी की बात कर लेना, चाहे रेफ्रिजरेटर की आप बात कर लेना, सब सब NOx का मतलब होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना। सारी बातें आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी आपके कहलाएंगे क्या, ये कहलाते हैं प्रदूषक, जो कैसे कैसे यहां पर हो रहे हैं। चलो, अब प्रदूषक की बात कर रहे हैं, कुछ इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं प्रदूषकों में। याद रखना सारी बातें पूछी गई हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जनरली हम बात करते हैं निकलेगी कहां से, ये निकलती है, बताओ किसी को पता हो तो, SO2 कहां से निकलती है, वो पूछता है। किसी को पता हो तो बताओ SO2 कहां से निकलती, सबसे ज्यादा कहां से निकलती, ये बताना है। ऐसे तो कई जगह से निकलती है, सबसे ज्यादा कहां से निकलती है बताओ जल्दी से, किसी को पता हो तो। कौन, कहाँ पूछा, यस का डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज बहुत तेजी से स्क्रॉल होते हैं ना इसमें, बस यहाँ पे दिख ही नहीं पाते। बहुत बढ़िया, भूमि ने मुझे ठीक यहाँ पे बताया, जो वॉल्केनो इरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी जो विस्फोट जो होता है, याद रखिएगा निकलती तो हर जगह से है, निकलेगी तो कहां से, गाड़ियों के धुएं से भी निकलेगी, मगर सबसे ज्यादा कहां से निकलती है, जो वॉल्केनो इरप्शन जो होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, वहां से जब ये निकलती है ना, है ना। कहाँ लगे हो बातों में तुम लोग हैं ना, गोबर गैस से मीथेन निकलती पुट्टी। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, कहाँ लगे हो बातों में, समझ ही नहीं पा रहा हूं तुम लोग की क्या बातें चल रही हैं। यहां ध्यान दो भाई, है ना, यहां ध्यान दो, ये एग्जाम में आएगा, है ना, बातें जो आप कर रहे हो वो एग्जाम में नहीं आएंगी, यहां फोकस करो भाई, है ना। बात करते हैं SO2 निकलती तो कई जगह से है यहां पर, है ना। तो निकलती कई जगह से, केवल और केवल हम बात करेंगे ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे ज्यादा आपको निकलती हुई दिखाई दे कौन सी, SO2। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको सारे की पॉइंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब किताब आप पढ़ते ना, 4 पेज आप पढ़ते, तब आपको पता चलता कि इतनी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। अगली बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका तो इफेक्ट भी हमें यहाँ पर देखना है ना, इसका तो इफेक्ट भी यहाँ पर देखना है। हाँ चैट ऑफ कर दूं क्या, तुम लोग बात क्यों करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप सोचो आपने पैसा दिया है, तो पैसा दिया तो बात करने का तो पैसा नहीं दिया, आपने इसका पैसा दिया है, तो फोकस यहाँ करो भाई, है ना। हाँ फोकस सभी लोग यहाँ करें। बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहाँ से निकलती है, इसके लिए आप याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए प्री में। चूंकि मुझे तो केवल मेन से बताना है, मैं आपको प्री भी साथ में लेकर चल रहा हूँ इस वाले टॉपिक में, जो जो प्री में आते हैं, है ना। बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सर ये वाली गैस कहां से निकलेगी, तो ये गैस निकलती है इनकम्प्लीट कंबशन। सर इनकम्प्लीट कंबशन, इसे बोला जाता अपूर्ण दहन, किसी भी पदार्थ को आप जला रहे थे, वो आधा जल पाया है, सो कौन सी गैस निकलेगी, ये निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में तो ढेर सारी बातें, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में तो होंगी, ढेर सारी बातें होंगी। इसे बोला जाता है स्ट्रेंगुलेटिंग गैस,
इसे बोला जाता है, एक नाम दिया है क्या, दम घोटू गैस भी कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं, उसका भी रीजन देखो। क्योंकि ये क्या काम करती, कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, ये वही हीमोग्लोबिन है जो ब्लड में पाया जाता है। ये वही हीमोग्लोबिन है जो कहां पर पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर जाती है, तो एक कंपाउंड बनाती है। इस कंपाउंड का नाम होता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सर ये कंपाउंड होता कैसा है, तो ये कंपाउंड होता स्टेबल कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कैसा होता है, इसे बोलते हैं क्या, स्टेबल कंपाउंड, स्थायी यौगिक। सर इसका मतलब क्या हुआ, स्थायी का मतलब ये हुआ कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाएगी तो ये स्टेबल बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन जो हीमोग्लोबिन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को अब यहां से छोड़ेगा नहीं। और हम सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ एचबी इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो परिवहन करना, वो उसका मेन रोल होता है। किसका, हीमोग्लोबिन का काम होता है। अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड यहां पर बनाता है, और बॉन्ड कैसा बन जाता है, ये स्थायी यौगिक बन जाता है। तो सर इससे क्या होगा, इससे यहां पर ये होगा कि अब सीओ एचबी को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, CO2 का परिवहन कौन करेगा। तो अंदर से दम घुटने जैसा फील होता है। तो कुछ लोगों ने इसे नाम क्या दे दिया है, दम घोटू गैस भी इसे नाम यहां पर दिया गया इसी वजह से। खुदा ना खास्ता जब किसी मल्टी में आग लगती है, तो आग लगने के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, भाई इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, अपूर्ण दहन होगा। तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी तो यहां पर मान लो किसी मल्टी में आग लगी है, और वैसे ही लोगों का एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ, लोग डर रहे हैं कि भाई मर जाएंगे मर जाएंगे, और यहां वहां भाग रहे हैं, तो हार्ट बीट बढ़ गई, तो सांस लेने की दर जो है ये भी क्या हो गई, ये भी काफी तेज हो गई सांस लेने की दर। अब सांस लेने की दर क्या हो गई, काफी तेज यहां पर हो गई। तो वो जो बंदा है वो क्या काम करता है, और तेजी के साथ सांस लेता है, और तेजी के साथ अंदर क्या पहुंचती है, CO पहुंचती है, और जो हीमोग्लोबिन को क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है, चिपका यहां पर लेती है। अब हीमोग्लोबिन जैसे ही बाइंड होगा, तो अब आप ऑक्सीजन खींचोगे तो उसको ले जाने वाला हीमोग्लोबिन अब वो कैसा बना चुका है, इसके साथ स्टेबल कंपाउंड बना चुका है, स्थायी यौगिक यहां पर बन चुका है। और जब स्थायी यौगिक यहां पर बनेगा तो परिवहन के लिए फ्री एचबी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब परिवहन के लिए फ्री एचबी देखने को नहीं मिलेगा, तो अंदर से ऐसा लगेगा दम सा घुट रहा है। तो कुछ लोगों ने इसे नाम क्या दे दिया है, इसे दम घोटू गैस भी से देखिएगा नाम यहां पर दिया गया है। अगली गैस देखो जो नुकसान करती है, नहीं अगली गैस नुकसान तो नहीं करती, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी, मीथेन। हो सकता है मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा की हो, देख लो आप। तो मीथेन निकलती कहां से है, तो मीथेन का निकलने का सोर्स आप देखिएगा, जितने भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होंगे, जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, तो मीथेन के बारे में आप याद रखिएगा, जितने भी क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होंगे, जितने भी जैव अपघटनीय पदार्थ होंगे, जब ये क्या होंगे, ये सड़ेंगे, तो कौन सी गैस निकलने वाली है, याद रखिएगा मीथेन गैस मीथेन गैस निकलने वाली है। ढेर सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। अब पूछे कैसे कैसे गए हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। कई लोग इसे एक नाम और दे देते हैं, इसे कई लोग नाम देते हैं मार्स गैस नाम दे देते हैं, यदि आपने नाम कहीं पढ़ा हो तो। और कहां से निकलती, देखो जहां भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आपको मिल जाए वहां से निकलेगी मीथेन, ये निकलेगी बायोगैस प्लांट। देखिएगा इतनी बातें, देखिएगा सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो मीथेन कहाँ से निकलेगी आपको याद रखना है, मीथेन निकलती है कहाँ से,
बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जब क्या होती है, अपघटित होते हैं, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं, जब ये टूटते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। तो आपने दिमाग में कंसेप्ट बिठा लिया, जो भी जैव अपघटनीय पदार्थ होंगे, मतलब जो प्रकृति में स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, एनवायरमेंट में ब्रेक डाउन इनका खुद से ही हो जाता है, उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। यदि कोई भी ऐसे पदार्थ हैं जो जैव अपघटनीय पदार्थ हैं, अब जैव अपघटनीय जो पदार्थ हैं, यदि ये टूटेंगे, यदि ये ब्रेक डाउन होंगे, तो कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन। ये है आपका की कंसेप्ट। अब आप देखो क्वेश्चन आता है, बताओ भाई साहब, जो पैडी क्रॉप जो होता है, पैडी क्रॉप का मतलब होता है धान का खेत जो होता है, ये धान का खेत जो है, वो क्वेश्चन करता है बताइएगा कौन सी गैस यहां से निकलती है। अब लोगों को लगता है सर धान के खेत से भी कोई गैस निकलेगी क्या? जी हाँ, धान का खेत है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ भाई। यहां पर धान का खेत है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। पौधे की पत्तियां गिरेंगी, सड़ेंगी, तो पौधे की पत्तियां क्या है? जैव अपघटनीय पदार्थ। तो कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन। दूसरा बात करते हैं, कोल माइन, जो कोयले की जो खदान होती है, वो पूछता बताओ यहां से कौन सी गैस निकलेगी? तो आप बताना मीथेन। क्यों? हमें पता है कोयला बना कैसे है, कि जो फॉसिल जो था, जो जीवाश्म जो था, वो क्या रह गया था? वो दबा हुआ यहां पर रह गया था, और लंबे समय के पश्चात जब वो दबा हुआ रह गया था, तो जैव अपघटनीय पदार्थ ही तो था ये। तो कई बार आपने इसको देखा, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, कई बार आपने देखा होगा कि पानी के लिए गड्ढा हो रहा था, बोरवेल वाली मशीन आई थी जो गड्ढा कर रही थी, गड्ढा होते होते ऊपर आग लग गई। आग क्यों लग गई? क्योंकि नीचे कोई जैव अपघटनीय पदार्थ दबा रह गया था, ऊपर से आपने गड्ढा किया, तो यहाँ पे कौन सी गैस बनी होगी? मीथेन। और मीथेन को निकलने के लिए पाइप के माध्यम से रास्ता में लग गया, और ऊपर घर्षण हुआ तो उसमें क्या लग जाती है? आग। कई बार आपने देखा होगा ऐसे बोरवेल के ऊपर लगी हुई, तो मीथेन गैस की वजह से उसमें क्या हो जाती है? आग लग जाती है। और आपने देखा होगा कोयले की खदानों में पहले लोग लालटेन लेकर जाया करते थे, जो विस्फोट हो जाया करता था उसी मीथेन की वजह से विस्फोट हो जाया करता था। हमने बोला सीएनजी क्या है, तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सी गैस को कंप्रेस कर दिया सर? इसमें मीथेन को ही कंप्रेस किया है, जमीन से मीथेन को निकाला, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो नाम क्या रखा उसका? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जितने भी आपने देखे होंगे आजकल वाहन आते हैं हाइब्रिड वाले, वो सीएनजी से चलते हैं। या आपने देखा होगा क्या, ऑटो देखे होंगे हरे कलर के, एक पहले चला करते थे वो काले कलर वाले ऑटो, वो थे डीजल वाले, अब आ गए हैं कौन से? हरे कलर वाले ऑटो। वो कौन से? वो सीएनजी वाले ऑटो आपने यहां पर देखे होंगे। अब कई लोग बोलते हैं सर मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई साहब ये मार्सी एरिया से निकलती। सर मार्सी एरिया का मतलब दलदली क्षेत्र। अब जहां दलदल वाला क्षेत्र है, नमी है, अब पेड़ पौधे लगे, पत्तियां गिरेंगी, सड़ेंगी, तो मीथेन गैस यहां से निकलने वाली है। यही मीथेन बायोगैस का क्या होता? मेन कंपोनेंट होता है। कौन सा? मीथेन। तो बायोगैस के यदि कंपोनेंट की बात करें तो मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन कभी ना हो। तो सबसे पहले यहां पे इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? सर बात देखने निकलेगी मीथेन, फिर निकलेगी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये संगठन किसका होता है? ये कंपोजिशन होता है किसका? बायोगैस का होता है। और इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, इन गैसेस में जो मीथेन जो होता है, मैंने अब कई बार आपको बताया, उसका जो कंपोजिशन होता है वो कितना होता है? ये होता 20% योगदान होता है। और ग्रीन हाउस गैसेस में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? वो सर्वाधिक योगदान होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो देखो सारे मैंने कंसेप्ट आपको यहां पर बता दिए, किसके बारे में? ये मीथेन के बारे में। ठीक है ना? अब देखो यहां पर SO2 के बारे में एक जानकारी और ले लेना। SO2 को कहा जाता है क्या? इसे एक नाम और दिया जाता है, हाँ, सेल गैस, मतलब चट्टानों से जो निकलती है ना?
तो SO2 को एक नाम और दिया जाता है, इसे बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है क्रैकिंग गैस कहा जाता है ना, क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग गैस मतलब क्रैक कर देना, तोड़ देना, क्योंकि लगातार जब चट्टानों पे इसका प्रवाह होता है ना, तो SO2 की वजह से चट्टानें क्रैक हो जाती हैं, टूट यहां पर जाती हैं। तो ये कहलाता कौन सा, क्रैकिंग गैस यहां पर कहलाती है ना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, देखो देखो, गाय जो होती है ना, आशीष, गाय जो होती है, गाय के जो स्टमक जो होता है, अब चूंकि अपन ने साइंस पढ़ा नहीं, गाय का जो आमाशय होता है ना, गाय के आमाशय में एक पोर्शन और होता है, उसको बोलते हैं रूमेन कहा जाता है। तो गाय का आमाशय जो होता है, उसके आमाशय में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है मीथेनोजन बैक्टीरिया। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। गाय का जो आमाशय होता है, गाय के आमाशय में, मैं लिख देता हूं, देखो, जो गाय जो होती है, इसका जो होता आमाशय, स्टमक जो होता है, यहां पर पाया जाता है कौन सा, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, मीथेनोजन बैक्टीरिया। तो गाय का जो आमाशय जो होता है, उसमें आमाशय में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है मीथेनोजन बैक्टीरिया। सर ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, ये बैक्टीरिया जो होता है मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस को क्या करता है, निकालता है। तो गाय का जो गोबर जो होता है, तो यही बैक्टीरिया गाय के गोबर में भी मौजूद होता है। यदि आप थोड़ा खेती किसानी से यदि आप सरोकार रखते हो, तो किसी भी चीज को खत्म करना है या सड़ाना है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको गोबर के साथ मिला के रख दो, सड़ जाएगा। क्यों सड़ जाएगा, क्योंकि गोबर में कौन सा बैक्टीरिया है, यही मीथेनोजन बैक्टीरिया है, जो लगातार क्या करता है, मीथेन यहां पर निकालता है। बात समझ रही है, मीथेन गैस क्या होती है, लगातार यहां से निकलती है। आपको ये भी पूछ रहा था सर कुएं से कौन सी गैस निकलती है। अब कुएं में देखो क्या है, कुएं में अधिकतर कचरा होगा, जैव अपघटनीय पदार्थ होंगे, वो सड़ रहे हैं, तो मीथेन गैस वहां से निकलती है। कई बार क्या होता है, जो सीवर लाइन को साफ करने के लिए लोग जाते हैं, आपने देखा हो, तो कई बार उनकी भी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती कि भाई साहब एक व्यक्ति सीवर लाइन को साफ करने के लिए घुसा था, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि सीवर लाइन साफ करने के लिए कोई जा रहा, तो सीवर है क्या, तो सीबीएस में जैव अपघटनीय पदार्थ, मेन गैस तो कौन सी है, मीथेन गैस होती है। इसके अलावा होती दूसरी गैसेस भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी। तो शरीर को तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, मीथेन पहुंचेगी तब भी वो नुकसान यहां पर करेगी ही। तो सीवर लाइन में मीथेन गैस यहां पर निकलती है। मैं एक बार देख रहा था, मोदी जी का एक भाषण आ रहा था, मुझे अभी पता नहीं कब का है, मगर एक अच्छा मैंने भाषण सुना था। तो उन्होंने अपने भाषण में एक जिक्र किया था कि एक व्यक्ति जो था, वो नाला जो था, नाले से गैस बना के चाय बना रहा था। नाला बंद नाला था, वहां से गैस निकल रही होगी, तो वहां से वो चाय बना रहा था। एक बार मोदी जी ने अपने भाषण में जिक्र किया था। अब मान लो कोई भी नाला है, ये तो सीवर लाइन है, तो घर का जैव अपघटनीय पदार्थ इसी से गुजर रहा, और यदि वो क्लोज है, बंद है, तो सीधी बात है, बंद चेंबर में सड़ रहा है, और बंद चेंबर में यदि सड़ेगा तो मीथेन गैस निकलेगी। आजकल यदि आपने देखा हो, गांव में ऐसे टॉयलेट बनने लगे हैं, पहले भी बनते थे, पहले लोग बनवाते नहीं थे, लोग बोलते थे क्यों बनवाएं, ऐसे टॉयलेट बनने लगे हैं। कैसे, जैसे बोलते हैं ना भाई, जो शहरों के टॉयलेट जो बनते हैं, मतलब जैसे सिटी में आपने मकान बनाया, तो पता यहाँ पे टॉयलेट कैसे बनते हैं। इनका जो पानी जो होता, मतलब जो घर का जो सीवर लाइन जो होगी, जो सीवेज जो होगा, जो मल जो होगा, दो चेंबर होते हैं, तो ये क्या होता है, एक से डाइल्यूट होता जाता है, वो सीबीएस के साथ लाइन में बहता जाता है। ये कभी भी आपका जो सिटी में जो मकान है ना, सिटी के मकान में कभी भी जो टॉयलेट वाला गड्ढा, ये कभी भी नहीं भरता है, यदि आपने गौर किया हो। गांव वाले गड्ढे भरते हैं, क्यों, क्योंकि गांव में नालियां नहीं है।
गांव में नालियां नहीं तो एक ही गड्ढा है, तो गड्ढे में डंप हो रहा है पूरा सीवर, तो वो भर जाएगा तो उसको खाली कराना पड़ता है। शहरों में आपको ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वो क्या होता है, शहरों में ये डाइल्यूट होता जाता है और यहाँ से नालियों के माध्यम से बहता जाता है। इसलिए नालियों में क्या होता है, जैव अपघटनीय पदार्थ मल है वहां पर, तो भाई वो कैसा जैव अपघटनीय पदार्थ, तो सड़ेगा, सो कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस यहाँ पर निकलेगी। गांव में जो गड्ढे होते हैं ना तो वो भर जाते हैं, क्योंकि वहां पर सीवर लाइन थोड़ी डली है कि वो आपकी नाली बनी हो वहां से क्या हो पानी बाहर निकले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हाँ जी। है ना, हाँ। अब कहीं आग लग जाए, वो कह रहा कि मीथेन रीजन होती, मीथेन बनना चाहिए, है ना, मीथेन गैस क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, तब वो आग को क्या करेगी और ज्यादा यहां पर लगाएगी, ऐसे नहीं लगेगी आग अकेला। अब बोलो मीथेन रहेगी तो आग तेजी के साथ क्या हो जाती है, बढ़ यहां पर जाती है। ठीक है, चलो। अगली बात करते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक की बात करते हैं। इसे बोला जाता है क्या, फोटोकेमिकल स्मोक को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध। अब ये क्या कहलाती है, देखो। देखो, एक शब्द आता है, इसे बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल स्मोक कहा जाता है, प्रकाश रासायनिक धुंध हम इसे यहां पर बोलते हैं। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है या प्रकाश रासायनिक धुंध है, अब ये क्या होता है इसको अपन समझते हैं। ये बंद स्मोक नहीं होता, स्मोक होता है, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, ये दरअसल होता क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। पॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा यहां पर होता है। हाँ भाई साहब, भैंस में भी निकलेगा पुट्टी, भैंस में भी निकलेगा। हाँ भाई साहब, भैंस में भी निकलेगा, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं, ये जो होता है क्या, प्रकाश रासायनिक धुंध जो होती है, ये दरअसल होती क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है इसमें कौन सी लाइट होती है, यहाँ पर होता है यूवी रेडिएशन होता है, यूवी लाइट यहाँ पर होता है। तो यूवी लाइट जो होता है इस सन से यहां पर निकला, और साथ में क्या हुआ, NOx का मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO। तो मैंने सीधा क्या लिख दिया, NOx, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं, प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ये कहां से निकलते हैं, ये निकलते हैं अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। ऑटोमोबाइल उद्योग से क्या निकलते हैं, नाइट्रोजन के यहां पर क्या निकलते हैं, ऑक्साइड यहां पर निकलते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो कहां से निकले हैं, आपके ऑटोमोबाइल यहां से निकले हुए हैं। इनके साथ जब रिएक्शन करती है कौन, यूवी लाइट रिएक्शन करती है, तो क्या बनता है, एक ब्राउन से कलर का एक स्मोग तैयार होता है, एक धुंध तैयार यहां पर हो जाती है। अब इससे क्या दिक्कत यहां पर हो जाती है, यहां पर दिक्कत देखिएगा, यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये आपको स्मोक कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा जैसे दिल्ली NCR वगैरह जो क्षेत्र जो है, या खुद दिल्ली वाले एरिया में आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, ढेर सारे वाहन चल रहे हैं, ढेर सारे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस जब ठंडे के समय हल्का सा सूरज निकला तो यहाँ पे तुरंत रिएक्शन होती है इनके साथ में, होता तो हर समय है, मगर ठंडे के समय क्या होता है, हवा डेंस होती, सघन होती है, क्योंकि तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो अणुओं की मोबिलिटी जो होती, गतिमानता, वो कम हो जाती है। तो यहां पर ये जैसे ही रिएक्शन करता है तो एक भूरे से रंग का धुआं सा यहाँ पे गुब्बार सा बन जाता है, जिसे लोग बोलते हैं कि भाई साहब दिल्ली में बहुत कोहरा है। सबसे बड़ी समस्या होती है, विजिबिलिटी की समस्या होती है, दृश्यता।
तो आपने सुना होगा ट्रेनें लेट हो जाती हैं, इसके अलावा हवाई जहाज की फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है, विमान उतर नहीं पाते, यहां से जा नहीं पाते। इसके अलावा ठंड के समय भी आप देखोगे अस्थमैटिक अटैक जो होते हैं, अस्थमा संबंधी श्वास संबंधी बीमारियां ये बहुत ज्यादा होती हैं, आंख संबंधी समस्याएं यहाँ पर बहुत ज्यादा होती। तो यही कहलाता है क्या फोटोकेमिकल स्मॉग। बना कैसा, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो कहां से निकले, ऑटोमोबाइल वाहनों के धुएं से निकले। इसने यूवी लाइट के साथ रिएक्शन की तो भूरे से रंग का क्या बना लेते हैं, स्मोक बना लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या फोटोकेमिकल स्मोक कहा जाता है। ये जो मेट्रो सिटीज जो होती हैं उनकी बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। कौन सा, ये फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, ठीक है। यहां पर एक शब्द आता है, कौन सा शब्द यहां पे आ रहा है, स्मॉग शब्द आ रहा है। यहां पर एक शब्द आया है स्मोक। अब कई को लगा हो सर ये स्मोक तो नहीं होता है, नहीं, स्मोक जो होता है, हाँ जी यहां ध्यान दो, हाँ यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। हाँ, हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं स्मोक की बात कर रहे हैं। हमने बोला फोटोकेमिकल स्मोक, बोला स्मोक नहीं बोला हमने, स्मोक बोला। सर स्मोक क्या है, ये एक नया शब्द है जो कि जुलाई 1905 में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हेनरी एंटोनी। हेनरी एंटोनी ने बोला भाई साहब एक तो होता है धुआं, एक तो होता है धुआं जिसमें कार्बन के कण होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये तो धुआं है। और एक होता है फॉग, ये हमने सर ठंडे के समय देखा है, कोहरा जब हो जाता है, और हमने पढ़ा था कोहरा क्या होता है, ये होता है क्या, लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैसियस मीडियम, जब कोई द्रव गैस माध्यम में घुल जाता है, इसे बोला जाता है क्या, कोहरा कहा जाता है। तो जब स्मोक और फॉग आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनाया, कहां पर, स्मोग बनाया। एसोमो यहां से ले लिया, जी यहां से ले लिया, तो इन दो को मिला के बनाया, स्मोग शब्द बनाया। तो हेनरी एंटोनी साहब ने बताया कि भाई साहब एक ऐसा पदार्थ भी देखने को मिला है जो कोहरा और धुआं दोनों का मिश्रण है। ये कहां पर, उन्होंने पूछा कहां पर देखने को मिला, उन्होंने बोला कि यहां पर देखने को मिला जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, जहां पर धुआं ज्यादा है वहीं पर स्मोक देखने को मिला है। तो उन्होंने बोला जैसे मेट्रो सिटीज जो हो गई हैं वहां पे क्या वाहन बहुत ज्यादा है तो धुआं वैसे ही ज्यादा है, और ठंडे के समय कोहरा तो बन ही जाता है। तो उन्होंने देखा भाई साहब ये तो अलग ही लेवल का जा रहा है, तो यहां पर उन्होंने एक शब्द यहां पे क्या दे दिया, एक स्मोग शब्द नया इजाद किया जो धुएं और कोहरे से क्या था, ये अलग था, काफी डेंस यहां पर था। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये मैंने धुएं और कोहरे को मिला के शब्द बनाया है, क्या स्मॉग बनाया है। तो जुलाई में पहली बार शब्द दिया था किसने, हेनरी एंटोनी साहब ने शब्द यहां पर दिया था। मीन्स में याद रखना, मीन्स में पूछा जा सकता सीधा क्या, स्मोक के ऊपर की स्मोक क्या है, तो आप स्मोक क्या है वो तो आप बता ही दोगे। प्री में पूछा भी गया है किसने शब्द यहां पर दिया है, इसको भी बिल्कुल आप याद रखेंगे, हेनरी एंटोनी। एयर पोल्यूटेंट जो होता है वो कौन सा है, ये देखो आप। अगला वायु प्रदूषक जो है लेड, लेड के ऊपर भी ढेर सारी बातें यहां पर पूछी जाती हैं। सर लेड का, लेड देखो हिंदी बोलते हैं सीसा, दिखाई दे रहा है सीसा, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, हाँ जी मैंने गलत लिखा है। देखो अब बात करते हैं किसके ऊपर, अगला जो पोल्यूटेंट है जो गैसियस पोल्यूटेंट में आपको देखने को मिलेगा, मैंने कुछ गलत लिख रहा हूं मैं क्या, सीसा, हाँ हिंदी में कुछ गलत लिख रहा था मैं, सीसा। अगला जो पोल्यूटेंट है इसको बोला जाता है क्या, लेड कहा जाता है। सर लेड का यूज हम पहले कहां पर, अब नहीं करते हैं, अब इसका यूज हम नहीं करते हैं, पहले बहुत इसका यूज होता था, अब लेड का यूज नहीं होता है। लेड का यूज कहां पे हम करते थे, हम करते थे पेट्रोलियम ऑयल प्यूरिफिकेशन, जो कच्चा तेल जो हुआ करता था, जो कच्चा तेल जो हुआ करता था, हाँ ये पॉइजन की तरह काम करता है, जो कच्चा तेल जो हुआ करता है मतलब जमीन से जिसे हम निकाला करते थे, तो उसके हम कहां पर, उसके प्यूरिफिकेशन में हम इसका यूज करते थे, किसका, लेड का यूज करते थे। हमने बाद में देखा भाई साहब कि लेड जो होता है ये किसको अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को,
ये किसको प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और लेड की मात्रा यदि खाने में ज्यादा है तो किडनी फेलियर जैसी समस्याएं यहां पर देखने को मिलेंगी। तो लेड जो है, देखो, लेड जिसको आप बोलते हो क्या, सीसा इसे आप बोलते हो हिंदी में, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में यदि आपने देखा हो, आजकल तो ऐसा लिखा हुआ दिखाई आपको नहीं देगा, कैसा, आपने कहीं पेट्रोल पंप ऐसे पुराने देखे हो वहां पर ऐसा कुछ लिखा रहता था। अब क्या पता आपने देखा है कि नहीं, वहां पर लिखा रहता था पहला क्या, अब लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल। किसी ने देखा ऐसा कहीं पर लिखा हुआ, पेट्रोल गाड़ी में जब भरवाने गया हो, ऐसा कहीं आपने देखा सीसा रहित पेट्रोल कहीं लिखा हुआ आपने देखा क्या? सीसा रहित पेट्रोल का मतलब कब, 1995 के पहले तक ये क्या होता था, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में, तो जो कच्चा तेल जो होता था उसको साफ करने के लिए हम इसका लेड का यूज करते थे। फिर हमने बाद में देखा, अरे भाई साहब ये लेड तो क्या हो रहा है, ये वायुमंडल में आ रहा है, ये तो हवा में आ रहा है, और हवा में आने पर यदि शरीर के अंदर पहुंचता है तो यहां पर क्या करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, यहां पर प्रभावित करता है। बात मेरी, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यदि लेड की मात्रा खाने में यदि मिले तो यहां से किडनी फेलियर जैसी समस्याएं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। आ रही बात समझ में? तो ये वही लेड है। सर लेड खाने में कहां से जाता है? तो जो लेड का यूज होता है ना, इसका यूज प्रिंटिंग इंक में भी होता है। लेड का जो यूज होता है कहां पर, प्रिंटिंग इंक, छपाई की स्याही में यूज होता है। छपाई की स्याही यूज, जैसे आपने देखा होगा अखबारी कागज, आपने देखा है, अखबार तो सभी ने देखा होगा, अखबारी कागज देखना, उसमें जो स्याही जो होती है उसको और ज्यादा ब्राइट बनाने के लिए हम यूज करते हैं, उसमें लेड का यूज करते हैं। और यदि थोड़ा बहुत आप न्यूज वगैरह देखते हो तो एक बार कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसने बोला था कि भाई साहब जितनी भी जो खाद्य सामग्रियां हैं ना वो अखबारी कागज पर खरीदी बेची बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम गए भाई गर्मा गर्म समोसा खाने, तो उसने गर्मा गर्म बेहतरीन समोसा दिया, अखबारी कागज के ऊपर रख के, गर्म समोसा जैसे उसके ऊपर रखा तो मैंने समोसे को उठाकर देखा तो यहां पर मुझे न्यूज पढ़ने को मिल गई, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी G20 सम्मेलन में शामिल हुए। मैं समोसे में देखकर पढ़ लूंगा न्यूज को। अभी कभी कभी आपने देखा हो तो ऐसा, कोई गर्म पदार्थ रखोगे अखबारी कागज में, स्याही छप जाएगी, और स्याही में लेड का यूज हो रहा है तो शरीर के अंदर यहां पर पहुंचेगा। बात समझ आ रही है? या किसी ने उबला अंडा गर्म तुरंत उसके ऊपर रखना, उबला अंडा कभी आपने देखा हो तो अंडे के ऊपर पूरी न्यूज छप जाएगी यदि आपने बहुत गौर से इतना गौर यदि आप करते हो तो, है ना? तो वो क्या होता है, ये प्रिंटिंग इंक जो होती, छपाई की स्याही, अब शरीर के अंदर जाके किडनी फेलियर होने की संभावना यहां पर बढ़ जाती है। और देखो कहां पर हम यूज करते थे आजकल, अब तो मेरे ख्याल से घरों पे बहुत कम होने लगा है। पहले घरों पे क्या होता था, जो घर पे मम्मियां लोग हुआ करती थी ना, जैसे मान लो कि कहीं जा रहा है तो उनको सबसे सस्ता चीज में क्या मिलता है, अखबारी कागज ही मिलता था। तो वो अखबारी कागज में क्या करती थी, पूरी सब्जी को रख देती थी। कभी आपने देखा हो ये समय? अब तो हालांकि समय बहुत कुछ हो गया, अब तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करने लगे हैं ना। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, जैसे कहीं कोई जा रहा तो पूड़ी को बेहतरीन गर्मा गर्म पूड़ी निकाली और अखबारी कागज में उसको लपेटा और लपेट के दे दी, तो सबसे ऊपर वाली पुड़ी और नीचे वाली पुड़ी में समाचार आपको बाकायदा मिल जाते थे। कभी आपने गौर से देखा हो तो उसमें समाचार पूरा छप जाता, गर्मा गर्म पुड़ी आपने यहाँ पर क्या कर दी, उसमें रख दी। अब तो मेरे ख्याल से अब नहीं करते, अधिकतर लोग नहीं करते, वो एल्यूमिनियम फॉइल का ही यूज यहाँ पर करने लगते हैं। हाँ पूड़ी इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग पूड़ी खाना पसंद करते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। तो इसके शरीर में अंदर पहुंचे किडनी फेलियर होने की संभावना यहाँ पर होती है। हाँ मैगी में भी था, अभी भी कुछ मात्रा में है, अभी भी कुछ मात्रा में है। हाँ आज भी ले जाते हैं, अब मत ले जाना, नीति अग्रवाल, है ना? अब मत ले जाना, क्योंकि लेड अपने को पता है लेड का यूज कहां पर होता है, प्रिंटिंग इंक में यूज होता है। यदि उसमें लेकर जाओगे तो शरीर के अंदर लेड क्या होगा, यहाँ पर पहुंचेगा, और शरीर के अंदर यदि पहुंचेगा तो दिक्कत यहाँ पर। अगला देखो, अगला एलिमेंट है कैडमियम, CD। कैडमियम को बोला जाता है रेस्पिरेटरी पॉइजन। इसे जाना जाता है किस नाम से, श्वसन विष के नाम से भी जाना जाता है। श्वसन संबंधी समस्या कौन पैदा करता है, यही कैडमियम जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रेस्पिरेटरी पॉइजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है भाई। और यदि ड्रिंकिंग वाटर के साथ शरीर के अंदर जाएगा ये,
तो एक डिसीज होती है, डिसीज का नाम यदि आपने सुना हो, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, इसको बोलते इटाई इटाई डिसीज। पानी के साथ जब शरीर के अंदर यहां पर पहुंचता है तो इसे बोला जाता है क्या, इटाई इटाई डिसीज कहा जाता है ना ये। ठीक है। एल्यूमिनियम फॉयल नहीं पिघलती है कोमल इतने तापमान पर। एल्यूमिनियम के बर्तन में हम खाना भी तो बनाते हैं, है ना। ठीक है, याद रखना सारी बातें पूछेंगे, आगे बात फिर करता हूँ कुछ और। अब पोल्यूशन में हमने देखा, थोड़ी सी बात एसिड रेन की भी कर लें, क्योंकि एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आप वायुमंडल में कौन सी गैस थी, सल्फर डाइऑक्साइड थी। जब पानी गिरा तो रिएक्शन कर गई पानी के साथ, बना दिया क्या, H2SO4 बना दिया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं पानी के साथ, बना देते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3 बना देते हैं। और जब क्या होता है, ये पानी के साथ कहाँ पर होता है, पृथ्वी पर गिरता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है भाई एसिड रेन कहा जाता है। हिंदी वाले इसे ही बोलते हैं क्या, अम्ल वर्षा। एसिड रेन या अम्ल वर्षा। सर इस अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है, तो करीब आपको देखने को मिलेगा 4.2 से 4.5 के बीच में ये एसिडिक वर्षा होती है। सर इस अम्ल वर्षा से हो क्या क्या जाता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस अम्ल वर्षा से हो जाएगा क्या, पौधों में आपको देखने को मिलेगा क्या, क्लोरोसिस। इस अम्ल वर्षा से क्या हो जाता है, क्लोरोसिस। सर ये क्लोरोसिस क्या होता है, ध्यान से सुनना। क्लोरोसिस क्या होता है, देखो ध्यान से। अम्ल वर्षा जब पृथ्वी के ऊपर यहां पर गिरती है, अम्ल वर्षा पृथ्वी के ऊपर गिरेगी तो जो पत्तियां जो होती हैं, तो पत्तियों का क्लोरोफिल क्या हो जाता है, उड़ जाता है, पत्तियों का क्लोरोफिल यहाँ पे खत्म हो जाता है। और जैसे ही पत्तियों का क्लोरोफिल खत्म होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे कहा जाता है क्लोरोसिस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर से जैसे आप मानो कि तेज आप गिर रहा पत्ती के ऊपर, तो उसका क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, नष्ट होगा, खत्म होगा। सो लोगों ने नाम क्या दिया है, क्लोरोसिस से नाम दिया है। एसिड रेन से सर और कुछ भी होता है, होती तो बहुत सारी बातें, टेक्निकल टर्म में आपको सारे पूरे यहाँ पे बताऊंगा। इस एक शब्द उसमें और आता है, इसको बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी। सर ये कौन सी बीमारी है, स्टोन लेप्रोसी।
जब कभी भी प्री में या मीन्स में लिखने को आता है क्या स्टोन लेप्रोसी, तो यहां पर क्या होता है, अधिकतर लोगों को यह लगता है कि सर ये कोई सी बीमारी है, समझ में तो हमें आ रहा सर स्टोन लेप्रोसी, मगर मैं आपको बता दूं ये बीमारी ह्यूमंस की नहीं है, मतलब मनुष्यों की बीमारी नहीं है। तो सर ये बीमारी किसकी है, तो ये बीमारी है किसकी, इमारतों की बीमारी है सर, इमारतों की, बिल्डिंग्स की बीमारी है। जी हाँ, बिल्डिंग्स में क्या होता है, जैसे मान लो कोई ताजमहल की आपने बात की, वो सोचने भूमि ने बता दी है, चलो ताजमहल की आपने यहां पर बात कर ली, ताजमहल जो अब अम्ल वर्षा इसके ऊपर गिरेगी, सो अम्ल वर्षा इसके ऊपर जब होती है तो इससे हो क्या जाता है, अम्ल वर्षा होने से इसका संगमरमर क्या होगा, संगमरमर का क्षय यहां पर होगा। बात समझ में आ रही है। तो स्टोन का मतलब होता पत्थर, और लेप्रोसी का मतलब हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग कहा जाता है, और कुष्ठ रोग में क्या हो जाते हैं, शरीर के ऊपर छाले बन जाते हैं, यदि आपने कुष्ठ रोगी को आपने देखा हो। तो जो ताजमहल जो है, अब ताजमहल के ऊपर हो रही अम्ल वर्षा, अम्ल गिरा रहे हो ऊपर से आप, तो अम्ल गिराओगे तो उसमें क्या होगा, क्षय होता है। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूं, आप सभी जहां भी घरों में रह रहे होंगे तो घर को साफ करने के लिए आप टॉयलेट क्लीनर का यूज करते हैं, या तो एक एसिड का यूज करते होंगे आप सभी लोग। तो वो एसिड का यूज केवल और केवल आप टाइल्स पर कर सकते हैं, क्योंकि टाइल्स को हमने बनाया है, वो ज्यादा भी यूज करेंगे तो टाइल्स की चमक चली जाएगी ज्यादा यूज करने पर। यदि थोड़ा सा वो एसिड है ना, जहां पे आपका किचन का पत्थर लगा होगा ना, वो कहलाता ग्रेनाइट, उसके ऊपर हमने केमिकल लगाया है, और यदि उसके ऊपर आपका एसिड गिर जाएगा ना तो उसका पूरा कलर उड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, पूरा कलर उसका उड़ जाएगा, क्योंकि एसिड केबल उसके लिए दिया गया था आपको, जो आपके टाइल्स जो थे उनको साफ करने के लिए दिया गया था। या घर में यदि मार्बल लगा है, वहां पे एसिड गिर जाएगा ना तो मार्बल का क्षय हो जाएगा, क्योंकि मार्बल उस एसिड को सहन नहीं कर पाएगा। टाइल्स को तो चूंकि हमने तैयार किया था तो वो तो सहन कर गया, इसलिए वो साफ करने वाला बोलता कि भाई साहब केवल टाइल्स पर ही एसिड का यूज करना। उसके ऊपर जो ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है ना, जैसे आपने किचन पर देखा होगा, एक लाल सा पत्थर एक हरा सा पत्थर लगा होता है, उसके ऊपर हल्का सा एक बूंद भी आपका एसिड गिर जाएगा तो पत्थर खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इसको यहाँ पर उसके लिए नहीं बना है। तो क्या होता है, जो हेरिटेज वाली जो बिल्डिंग जो होती है, ऐतिहासिक जो इमारतें जो होती, जब उनके ऊपर क्या होता है, ये अम्ल वर्षा होती है तो उनके ऊपर उनका पत्थर का क्षय होने लगता है, डिके होने लगता है। इसे ही बोला जाता है क्या, इसे ही लोग बोलते स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। कुछ लोग इसे, कई किताबें बोलती हैं लेप्रोसी ना बोल के वो कैंसर बोल देती हैं, बोलते भाई कैंसर हो गया है पत्थर को, कुछ लोग स्टोन कैंसर भी यहां पर नाम इसे दे देते हैं। अरे बात समझ में, तो ये कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। वो आप देखो, जैसे हम बात करते हैं ताजमहल की, यदि हम बात करें तो देखो ताजमहल का भी क्या हो रहा था, क्षय हो रहा था। अब क्षय क्यों हो रहा था ताजमहल का, उसमें भी बहुत सारी स्टोन लेप्रोसी हो रही थी, पीला पीला पड़ रहा था, और पत्थर में क्या हो रहा था, क्षय क्यों हो रहा था, जो मथुरा में जो रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी जो मथुरा में एस्टेब्लिश है, अब वहां से निकला भाई साहब SO2, पानी ने की रिएक्शन बना दिया अम्ल, और गिरा उसके ऊपर, किसके ऊपर, ताजमहल के ऊपर। इसलिए फिर हमने जो रिफाइनरी जो है मथुरा के आसपास के एरिया में जो थी, उसको हमने क्या किया, वहां से उसको अलग वहां पर किया, अदरवाइज ताजमहल को नुकसान यहां पर होने लगा था, क्योंकि रिफाइनरी दे रही थी SO2 नाइट्रोजन के ऑक्सीजन गैस छोड़ रही थी, और पानी गिर रहा था, पानी से रिएक्शन करके यहाँ पर एसिड रेन यहाँ पर हो रहा था, है ना। मेन इंडस्ट्री तो थी ही, मेन रीजन था मथुरा की रिफाइनरीज, ये मेन रीजन था उसका। हाँ, नींबू का रस भी एक प्रकार का एसिड ही तो है, रवि कुमार, है ना, इतना तेज नहीं है। ठीक है, सारी बातें याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा कि अम्ल वर्षा कैसे हो गई, पीएच कितना होता अम्ल वर्षा का, ये पूछा है। अब इसके प्रभाव, हमने मेन प्रभाव देख लिए, पत्तियों का क्लोरोफिल उड़ जाना, स्टोन लेप्रोसी, स्टोन कैंसर हमने यहां पर देख लिया। सर और भी होते हैं, अब भाई साहब पानी में गिरेगा तो पानी प्रभावित होगा, पानी अम्लीय होगा, जमीन पर गिरेगा तो जो माइक्रोब्स होंगे, जो सूक्ष्म जीवी होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी वहां पर मरेंगे, कंपोजिशन यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। तो हर तरीके से कहां पर है ये नुकसानदायक है। यही कहलाती है क्या, एसिड रेन या अम्ल वर्षा। ठीक है, तो बहुत सारे हमने कारण देखे, कुछ साइंटिफिक उपाय हम देखते हैं।
है ना। हम कुछ उपाय यहां पर देखते हैं, है ना। चलो, हमने बोला कैसे हम कम करें, तो कुछ तो बेसिक उपाय हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। हाँ जी, है ना। कुछ तो बेसिक उपाय हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब आपने बोला भाई साहब वाहनों का उपयोग कम करें, हम कैसे कम करें। इसमें उपाय में हम बात कर सकते हैं, जैसे ऑड इवन। दिल्ली सरकार ने एक समय, पता नहीं कि चालू है कि नहीं, कंट्रोल करने के उपाय में देखो, सबसे पहले एक अपन अपन टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे, अपन ये तो बात नहीं करेंगे भाई। अब आप बोलोगे भाई कारखानों से निकलने वाला धुआं ना निकले या आग ना जलाई जाए, अपन नहीं, अपन थोड़े टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे, वो तो सभी को पता है, वो तो क्या है, सभी को पता है ना। चलो, एक शब्द आता है ऑड इवन सम विषम। तो आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लान चलाया था कि ऑड इवन नंबर से गाड़ी आएंगी, एक बार ऑड वाली आएंगी फिर इवन वाली आएंगी, तो बहुत कुछ कंट्रोल करने का एक प्रयास किया था। तो कहीं ना कहीं हम वायु प्रदूषण को इसके माध्यम से भी कम कर सकते हैं। भाई यातायात नियमों में पहले सख्ती कर दें भाई साहब। अब जैसे यहाँ पर दिल्ली में और काम क्या हुआ, जो 15 साल पुराने जो डीजल वाहन थे भाई साहब, उनको क्या, उनका रजिस्ट्रेशन अब क्या होगा, उनका रिन्यू वहां पर क्या होगा, नहीं होगा। मतलब 15 साल पुराने वाहन रजिस्ट्रेशन की अपन बात करते हैं, 15 साल जो पुराने वाहन है उनका क्या नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब वो कबाड़ में जाएंगे भाई साहब, क्योंकि अब इंजन बहुत पुराना हो चुका है, तो प्रदूषण बहुत ज्यादा करता है। और एवन के माध्यम से भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। पहला जो टेक्निकल उपाय हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी करंट से जितनी भी बातें हैं ना, आप सब लिख सकते हो उसमें। और कैसे करें सर, एयर वायु प्रदूषण प्रदूषण को हम कंट्रोल कैसे करें। हम बात करते हैं फिल्टर बैग की। हम दूसरी बात करते हैं कि इसकी फिल्टर बैग। सर ये क्या होता है फिल्टर बैग, देखना ध्यान से। अब ये मान लो हो गई चिमनी हो गई। अब चिमनी से लगातार क्या हो रहा है भाई साहब, लगातार यहां पे धुआं निकल रहा है चिमनी से, ठीक है। अब चिमनी से जब धुआं निकल रहा है तो इस धुएं में क्या है, कार्बन के पार्टिकल भी तो हैं। कार्बन के क्या है, इस चिमनी से धुआं जो निकल रहा है, यहां पर क्या है, कार्बन के पार्टिकल भी हैं, कार्बन के कण भी यहां पर हैं। तो हमने क्या काम किया, हमने बोला भाई साहब फिल्टर बैग आते हैं चिमनियों के लिए, हमने यहां पर क्या कर दिया, एक बैग लगा दिया। लो सर, इससे क्या होगा, इससे धुआं कैसा निकलेगा, छन के धुआं निकलेगा। अब धुआं जब छन के निकलेगा तो हवा में कार्बन के कण क्या होंगे भाई साहब, कार्बन के कण यहां पर नहीं आएंगे। तो एक बहुत अच्छा टेक्निक है भाई साहब कि हम ऐसा काम कर सकते हैं क्या, कि चिमनियों के ऊपर हम फिल्टर बैग का यूज कर दें। फिल्टर बैग का यूज करने से कार्बन के जो पार्टिकल यहीं की यहीं क्या हो जाएंगे, रुक जाते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं। और क्या काम कर सकते हैं, साइक्लोन सेपरेटर। अगला कहलाता है क्या, अगली मेथड है साइक्लोन सेपरेटर। हाँ जी, वो भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल मेथड का भी यूज हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पर कर सकते हैं। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, ये जो चिमनी जो है, अब चिमनी से निकल रहा था क्या, धुआं निकल रहा था भाई। अब हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं चिमनी के अंदर व्यवस्था, कि चिमनी के अंदर धुआं कैसा निकले, घूम घूम के धुआं निकले, ऐसा करके धुआं जाए, ऐसा धुआं निकले। सर ऐसे में क्या होगा, जब घूम घूम कर धुआं जाएगा तो कार्बन के पार्टिकल क्या होंगे, केंद्र से दूर की ओर जाएंगे और छिटक कर कहां गिर जाएंगे, वो नीचे की ओर गिर जाएंगे। इसे बोला जाता है क्या, साइक्लोन सेपरेटर यहां पर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है।
साइक्लोन सेपरेट, धुआं कैसा जाएगा, घूम घूम के जब जाएगा, सो बड़े कण जो होंगे घूमेगा तो अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर, तो बड़े कण होंगे धीरे धीरे वो दूर होते जाएंगे, तो बाहर जाने वाला जो बल है अपकेंद्रीय बल है उसकी वैल्यू कम होगी, सो कण क्या होंगे धीरे धीरे ये नीचे गिर जाएंगे। इसे बोला जाता है साइक्लोन सेपरेटर। इसका हम यूज करते हैं कहां पर, चिमनी में। अभी किसी ने एक टेक्निकल दिया था, एक नितिन ने मुझे बताया, देखो क्या लिखा उसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन दिखाई दे रहा है, उसको भी लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सर ये तो हमने कहीं फोर्स पढ़ा था, ये तो हमने कहीं बल पढ़ा था। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड के माध्यम से भी हम क्या काम कर सकते हैं, हम हवा को साफ कर सकते हैं। देखना अभी यहां पर क्या हो रहा था, धुआं निकल रहा था, अब यहां पर मैं चार्ज प्लेट लगा दूं, अभी फिल्टर बैग भूल जाओ, चार्ज प्लेट यदि मैं लगा दूं जहां चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो हमें पता है जो धुआं जो निकल रहा है कुछ उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन है, कुछ धनावेशित का है और कुछ ऋण आवेशित का है। धन वाले ऋण की तरफ चिपक जाएंगे, ऋण वाले धन की तरफ चिपक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के माध्यम से प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, हम उसको अलग से अलग यहां पर कर रहे हैं। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड आपको मैं बता रहा हूं। तो पहली बताई कौन सी, आप और बता सकते हो, ऑड इवन नंबर से फिल्टर बैग बता सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन आप बता सकते हो, साइक्लोन सेपरेटर जो हो गया। और क्या बता सकते हो, हमने वायु प्रदूषण के लिए क्या काम किया, फिर आप भारत के कुछ काम गिना दो आप। भारत ने भी बहुत सारे काम यहां पर किए हैं, ढेर सारी मेथड हैं। तो आपको अब चूंकि अब मीन्स आप लिखेंगे ना, तो अब मीन्स में बच्चों वाले आंसर नहीं लिखने कि भाई साहब धुआं निकल रहा है तो धुएं ना निकालें, ऐसा ऐसा नहीं बताना आपको, आपको साइंटिफिक मेथड आपको बतानी पड़ेंगी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हाँ जी। अगला क्या है, हमने बोला कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ये हमने भारत में किया है। आपने देखा होगा आजकल जो गाड़ियां जो आती हैं वो कैसे स्टैंडर्ड की आती हैं, वो आती हैं BS6 आता है, सुना होगा आपने, भारत स्टैंडर्ड 6 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। भारत स्टैंडर्ड 6 का मतलब क्या है, यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ हम नॉर्म्स तैयार करते हैं कि भाई साहब वाहन में कितनी आवाज होना चाहिए, कितने सीसी का अब इंजन होना चाहिए, कितना वो धुआं दे, ये स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। यदि आप सभी लोगों ने देखा हो 2017 के आसपास, 17-18 के आसपास एकदम से गाड़ियां सस्ती हो गई थी, कभी किसी ने देखा हो तो, न्यूज वगैरह में आपने पढ़ा होगा, न्यूज वगैरह में आपने पढ़ा होगा या कहीं आपने ऐसा देखा होगा, 2017-18 के आसपास एकदम से गाड़ियां सस्ती हो गई थी, बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी कहां पर, गाड़ी खरीदने के लिए। किसी ने देखा है, गाड़ियों की कीमत एकदम से घट गई थी, किसी ने यदि देखा हो तो। हाँ सर देखा तो है, गाड़ियों की कीमत घट गई थी। घट क्यों गई थी सर, वो जो गाड़ियां मिल रही थी ना, वो कौन से स्टैंडर्ड की गाड़ियां मिल रही थी, वो BS4 स्टैंडर्ड की आपको गाड़ियां मिल रही थी। कोर्ट ने बोला कि भाई साहब प्रदूषण बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो BS4 हमने बोला कि अब ये गाड़ियां अगले महीने से इनकी बिक्री पर रोक लगाई जाती है। अगले महीने के बाद इनकी रजिस्ट्रेशन क्या होंगे, नहीं होंगे। हाँ 30-30 हजार रुपए सस्ते में बिकी हैं, अगले महीने से उन्होंने क्या बोला, अगले महीने से BS4 का जो क्या होगा, ये गाड़ियां नहीं बिकेंगी। तो जो कंपनी वालों ने 10,000 रुपए सस्ता, 20,000 रुपए सस्ता, सेल जैसा करके सस्ता कर करके क्या किया, उनको सबको यहां पर बेच दिया। क्यों बेचा, क्योंकि अब आने वाला था क्या, BS6। सर 5 क्यों नहीं आया, हमने बोला भाई साहब प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम सीधा 4 के बाद क्या लेकर आए, सीधा 6 लेकर आए। BS6 गाड़ियां, यदि आप वर्तमान समय की आप गाड़ियां देखोगे, पहले कई लोग बड़ा, जैसे किसी गाड़ी में हेडलाइट ऑन हो ना, तो कोई बोलता था सर हेडलाइट जल रहा है आपकी गाड़ी का, अब कोई नहीं बोलता है। शुरुआती दौर की आपने गाड़ियां देखी होंगी, तो उसमें क्या है, आ, उसमें हेडलाइट क्या होता था, बंद करने का एक बटन होता था। BS6 गाड़ियों में हेडलाइट बंद करने का बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कई बार लोग कंपनी पहुंच गए थे, बोले कि सर कैसी गाड़ी दी है, कंपनी बटन लगाना भूल गई है, इसका हेडलाइट जो है बंद ही यहां पर नहीं होता है।
फिर कंपनी वालों ने बताया, समझाया कि भाई देखो ये BS6 स्टैंडर्ड की गाड़ियां हैं, BS6 स्टैंडर्ड गाड़ियों में जो हेडलाइट होता है इसका बटन बंद करने का दिया ही नहीं गया है। हाँ, बात समझ आ रही है? अलग से बाहर से लगवा लो तो कंपनी नहीं देती भाई साहब, कंपनी लगा के नहीं देती, कंपनी लगा के नहीं देगी। देखो उसको लग ही रहा था, उससे वांगी बोल ही रही है कि मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी ऐसी आ गई है कि जिसमें बटन लगाना ये भूल गए हैं। बात समझ आ रही है? तो ये BS6 की गाड़ियों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये गाड़ी का लाइट नहीं बुझेगा, इंजन बहुत अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कहलाती BS6 की गाड़ियां। और यदि आपने BS6 की गाड़ियां आप खरीदोगे, ये आपको महंगी मिलेंगी। ये जो गाड़ियां कैसी मिलेंगी आपको, महंगी यहां पर मिलेंगी। BS क्या, वही तो बता रहा हूं मैं भाभी, भारत स्टैंडर्ड 4, पहले 1 फिर 2 3 4 फिर 6, है ना। चलो, तो जो BS6 की गाड़ियों में आप देखोगे ये महंगी मिलेंगी। अब महंगी क्यों मिलेंगी, यहां पर यूज होता है कैटलिक कन्वर्टर का। ये कौन सी नई बात आप बता रहे हो सर, कैटलिक कन्वर्टर, ये क्या है? अब BS स्टैंडर्ड गाड़ियां महंगी क्यों होंगी, उसका मैं रीजन आपको दे रहा हूं ना। BS स्टैंडर्ड 4 6 की गाड़ियां, ये आपको महंगी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। सर ये गाड़ियां जो हैं ये महंगी क्यों हो गई, इनके महंगे होने का रीजन क्या है? इनके महंगे होने का रीजन ये है कि इनके साइलेंसर में लगा हुआ है क्या, कैटलिक कन्वर्टर लगा हुआ है। कुछ समय पहले आपने न्यूज में सुना होगा क्या, कि जो BS6 गाड़ियां जो हैं आजकल, इन गाड़ियों गाड़ियां चोरी नहीं हो रही सर, रिपोर्ट लिखी जाती थी, FIR होती थी कि सर गाड़ियों के जो साइलेंसर है ये चोरी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। सर गाड़ियों के साइलेंसर हो रहे हैं चोरी, साइलेंसर में ऐसा कौन सा खजाना लगा हुआ है जो चोरी यहां पर हो रहे हैं? आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, हाँ यस, साइलेंसर में ही लगा होता है। बहुत सारी हैवी मेटल्स लगी होती, कीमती धातुएं यहाँ पर लगी हुई होती हैं। तो आपने सुना होगा जो बड़ी गाड़ियां हैं, कार हो गई, जो वैन वगैरह गाड़ियां हो गई, जो BS6 स्टैंडर्ड की गाड़ियां हैं, तो BS6 स्टैंडर्ड गाड़ियों में आपने सुना होगा गाड़ियां आजकल चोरी नहीं हो रही थी। सर चोरी क्या हो रहा, चोरी इनका साइलेंसर हो रहा। सर साइलेंसर में ऐसा क्या लगा हुआ है जो चोरी हो रहा था? उसमें यूज किया जा रहा था, बहुत हैवी मेटल्स का यूज हो रहा था, जिनकी बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है। जैसे गाड़ी की यदि अपन बात करें, किसी बड़ी 4 पहिए गाड़ी की बात करें, एवरेज 60,000 से लेकर 70,000 तक का तो केवल उसका साइलेंसर की कीमत है। 60,000 से लेकर 70,000 केवल और केवल उसके साइलेंसर की बस कीमत है। सर इतना महंगा क्यों है साइलेंसर, ये इसमें सब क्या लगा दिया है? हमने तो केवल अभी तक यही सुना था कि साइलेंसर का यूज आवाज को साइलेंस के लिए होता, आवाज कम करने के लिए होता है। इसमें ऐसा क्या लगा दिया है कि इसमें क्या सोना इसमें लग गया है तो इतना महंगा हो गया? देखो नाम सुनना, इन साइलेंसर में यूज होता है किसका, कैटलिक कन्वर्टर। सर कैटलिक कन्वर्टर ये क्या कहलाता है, कैटलिक कन्वर्टर? कैटलिक कन्वर्टर क्या काम करता है, जो इंजन से कंबशन जब हुआ, इंजन में जब दहन जब हुआ, यहां से जो गैसें निकलती हैं, इन गैसों को वो चेंज कर देता है, दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, ताकि हवा में निकल कर ये नुकसान ना पहुंचाएं। अरे सर ये कितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है, ध्यान से सुनना। मान लो इंजन से निकली कौन सी, SO2 गैस यहां से निकल रही है, SO2 गैस निकलेगी तो भाई साहब हवा में जाएगी, तो एसिड रेन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ सर ये तो बहुत ज्यादा संभावना है। अब SO2 गैस निकली, यदि कैटलिक कन्वर्टर में वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दी, साइलेंसर के अंदर ही रिएक्शन हो रही है, मान लो SO2 गैस निकली, कैटलिक कन्वर्टर में रिएक्शन करा दी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, सर ये तो H2SO4 बन गया। अरे सर वो तो बूंद बूंद करके नीचे गिर जाएगा, वो तो रोड पे गिर जाएगा सर, बूंद बूंद करके। सर इसका मतलब आपने हवा में SO2 निकलने से रोक दिया। मैंने बोला हाँ भाई साहब, मैंने हवा में SO2 निकलने से क्या कर दिया, रोक दिया। यही कमाल होता किसका, कैटलिक कन्वर्टर का कमाल होता, जो कि BS6 की गाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे, साइलेंसर में यहां पर लगे हुए होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं जो प्रदूषण जो होते हैं उसको कम करने के मेजर में उपयोग किए जाते हैं, और प्रदूषण को कम करने का ये काम यहां पर करते हैं, है ना। हैवी मेटल्स का यूज किया जाता है। ठीक है चलो, और क्या किया सर हमने, हमने और क्या काम किया वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, ध्यान से आप सुनना।
हमने कांग्रेस ग्रास, जिसको आप बोलते हो गाजर घास, इसके एरेडिकेशन, उन्मूलन, हमने इसको एरेडिकेट करने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए हमने ढेर सारे प्रोग्राम यहां पे चलाए। सर ये भी प्रदूषण फैलाती है क्या? कैसी बात कर रहे हो? कांग्रेस ग्रास, या इसको आप बोलते हो क्या गाजर घास से आप बोलते हो, क्या ये भी प्रदूषण फैलाती है? जी हाँ। जो कांग्रेस ग्रास जो होती है, ये गाजर घास जो होती है, ये भी प्रदूषण फैलाती है। सर ये कैसे प्रदूषण फैलाती है? वायु प्रदूषण को भाई साहब, इसके स्पोर जो होते हैं ना, इसके स्पोर्स को आप बोलते हो बीजाणु, इसके माध्यम से ये क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती, प्रजनन यहां पर करती है। तो गाजर घास के जो स्पोर जो होते हैं, कई लोगों को से एलर्जी हो जाती है, होती भी है, कई लोगों को नेचुरल एलर्जी भी होती है। इसके स्पोर क्या काम करते हैं? अस्थमा की समस्या बढ़ा देते हैं ये स्पोर। ये तो जो कांग्रेस ग्रास है, जो गाजर घास है, गाजर घास के स्पोर से क्या होता है? हवा क्या होती है यहां पर? प्रदूषित यहां पर होती है। सर ये गाजर घास आई कहां पे? इसका पूरा नाम होता पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। इसको बोलते हैं गाजर घास बोलते हैं, या कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। सर ये हमारे यहाँ की वैरायटी है क्या? नहीं भाई साहब, ये हमारे यहाँ की प्रजाति नहीं है। सर ये कहाँ से आ गई हमारे पास? तो ध्यान से कहानी सुनना। बात करते हैं जब हमारा फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, पहली हमारी जो क्रांति जो थी, हरित क्रांति जो थी, उसके पहले क्या हुआ? हमारे पास खाद्यान्न की काफी ज्यादा कमी हो गई। मतलब हमारे पास लोगों को खाद्यान्न देने के लिए, खाद्यान्न पहुंचाने की तक की ये नौबत इतनी आ गई थी कि हमारे पास देश में ही खाद्यान्न क्या था? काफी कम खाद्यान्न बचा हुआ था। तो देश में काफी कम खाद्यान्न बचा हुआ था, तो हमने फिर किससे लिया? हमने यूएसए से क्या किया? आयात किया था उस समय गेहूं। सर आयात किया था, हाँ जी। और यूएसए ऐसा है बहुत बदमाश। उसने जो हमें गेहूं जो दिया, पहली बात तो डी क्वालिटी का गेहूं दिया, जो हाँ जानवरों को खिलाया जाता है। दूसरा, उसने बदमाशी और कर दी, उस गेहूं के साथ किसके? इसी गाजर घास के स्पोर भी भारत भेज दिए, क्योंकि ये गाजर घास जो है, ये हमारे यहाँ की प्रजाति नहीं है, ये हमारे यहाँ की वैरायटी नहीं है। कौन सी? गाजर घास। ये तो यूएसए ने गेहूं के माध्यम से यहां पर भेजा। अच्छा, अनाज फ्री में नहीं लिया भाई, अनाज का हमने पैसा दिया था। आप सोचो कि सर फ्री में दे दिया है तो उसने अपने को कोई सा भी अनाज दे दिया, नहीं, हमने उसका पैसा दिया था। तो एक तो उसने डी क्वालिटी का हमें गेहूं दिया, और उसके साथ स्पोर भेज दिए किसके? गाजर घास के, क्योंकि ये हमारी वैरायटी, ये एग्जोटिक वैरायटी है। यूएसए में बहुत होता है गाजर घास, ये हमारी प्रजाति ही नहीं थी। जब उसने यहां पर दिया तो यहाँ के लोगों ने, किसानों ने कुछ बीज को खाया, कुछ को लगाया। अब जब लगाया तो साथ में खेत में क्या हो गई? गाजर घास हो गई। और गाजर घास को भारत का जो पर्यावरण है, इतना अच्छा लगा कि आप ऐसा कोई देश, ऐसा देश बोला हूं, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां गाजर घास की समस्या आपको देखने को ना मिले। हर जगह गाजर घास आपको देखने को मिलेगी। उसका पाने का, उसका होने का एक रीजन भी है। जो गाजर घास जो होती है, गाजर घास की जड़ें जो होती हैं, एक शब्द इसमें आता है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या कहलाता है इसको समझना। गाजर घास को कहीं भी आपने उगता हुआ देखा हो, तो गाजर घास जहां पर उगेगी, सो केवल और केवल और केवल क्या उगने वाली है? गाजर घास ही उगती है, और कुछ वहां पे उगता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। सर ऐसा क्यों? एक बोलना चाहिए कि एक इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं एलिलोपैथी। एलिलोपैथी में क्या होता है? जो गाजर घास जो होती है, गाजर घास की जड़ें होती हैं, ये ट्राइसिनेमिक एसिड छोड़ती हैं। गाजर घास की जड़ें जो होती हैं, एक अम्ल को छोड़ती हैं। ये अम्ल कौन सा होता है? ट्राइसिनेमिक एसिड।
सर ये ट्राइसिनेमिक एसिड क्या काम करता है, जो उसके आसपास दूसरे जो पौधे होते हैं वो उनको ग्रोथ नहीं होने देता, वो उसे मार देता है। इसे बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है एलिलोपैथी कहा जाता है बॉटनी की लैंग्वेज में। तो जहां कहीं भी आपको गाजर घास उगती हुई दिखाई देगी, आपको आसपास कुछ भी उगता हुआ यहां पर दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो ये गाजर घास जो है, इसमें एक गुण पाया जाता है, इसकी जड़ें का कम काम करती हैं, ट्राइसिनेमिक अम्ल छोड़ती हैं, जिसकी वजह से आसपास दूसरे पौधे क्या होते हैं यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते, उग नहीं कर पाते। तो हमने अगला काम क्या किया, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तो हमने क्या चलाया, इस कांग्रेस ग्रास को इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया। इस गाजर घास को समूल नष्ट करने के लिए हमने क्या चलाया, यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर चलाया है। तो ये रहा गाजर घास के बारे में पूरी कहानी। देखिएगा, तो ये तो था आज का सेशन जहां पे हमने सीखा एनवायरनमेंट के बारे में, उसका हमने क्लासिफिकेशन यहां पर देखा। इसमें एनवायरनमेंट में कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं, तो यहां से जो वनडे एग्जामिनेशन है तो यहां पर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे, जो हमारा स्टेट पीएससी प्री मींस दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मुलाकात करेंगे कल इस सीरीज का सेकंड लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर एक और नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूंगा मैं। चलेगा, थैंक यू।